हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज हम डिस्कस करते हैं अधिगम के पठार को एवं लर्निंग गैप को। तो आइए पहले जानते हैं अधिगम का पठार किसे कहते हैं। तो देखिए, अधिगम की प्रक्रिया में एक स्थिति ऐसी आती है जब सीखने की गति में कोई प्रगति नहीं दिखाई देती है, तो यही स्थिति क्या कहलाती है? पठार कहलाती है। ठीक है, तो जब कोई भी बालक किसी कार्य को सीखता है, किसी पाठ को पढ़ता है, तो वह जब वो उसकी जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है, तो उस प्रक्रिया के दौरान जो सीखने की गति होती है, तो उस गति में कोई भी प्रगति नहीं दिखाई देती है। यानी कि बच्चा पहले सीख रहा है, धीरे धीरे सीख रहा है, वो एक गति से सीख रहा होता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वह कुछ ज़्यादा नहीं सीख पाता है। वो एक सी स्थिति उसकी बनी रहती है, उसने जितना सीखा वो उतना ही सीखा हुआ होता है और उससे ऊपर नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? उस स्थिति को कहते हैं अधिगम का पठार। ठीक है, तो वही चीज़ पठार कहलाई जाती है। तो उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पे एक व्यक्ति टाइपराइटर सीखता है। कुछ दिनों तक सीखने की क्रिया में व्याप्त उन्नति होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात अभ्यासों की अनेक पुनरावृत्ति के बावजूद भी सीखने की क्रिया कुछ समय तक रुकी रहती है। ठीक है, तो क्या होता है, जब एक व्यक्ति क्या कर रहा है, टाइपराइटर सीख रहा है, लेकिन कुछ दिनों तक तो वह अच्छे से सीख रहा होता है। एक दिन थोड़ा सीखता है, फिर दूसरे दिन थोड़ा और सीखता है, तीसरे दिन थोड़ा और सीखता है। तो इस तरह से उसकी जो सीखने की जो क्रिया होती है, उसमें क्या होती है, हर दिन प्रगति होती रहती है और थोड़ा थोड़ा करके सीखता रहता है। लेकिन बार बार क्या होता है, कुछ अभ्यासों के जो अभ्यास वह कर रहा होता है टाइपराइटर सीखने के लिए, तो उनकी जो पुनरावृत्ति होती है, उनको बार बार रिपीट किया जाता है। तो उसके बावजूद भी क्या होती है, सीखने की जो प्रक्रिया होती है वह कुछ समय के लिए रुक जाती है। ठीक है, यानी कि उससे अधिक वह सीख नहीं पाता है, जितना वो टाइपराइटर सीखा हुआ वो व्यक्ति, उससे आगे वो नहीं सीख पाता है। तो वहाँ पर वो स्थिति पठार कहलाती है। इसके कुछ समय पश्चात व्यक्ति की टाइपराइटर सीखने की गति में वृद्धि होने लगती है। ठीक है, कुछ दिनों तक तो ये स्थिति बनी रहती है जो पठार की स्थिति होती है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है कि वह व्यक्ति के जो टाइपराइटर सीखने वाला जो व्यक्ति होता है, तो वह क्या करता है, उसकी जो टाइपराइटर सीखने की जो गति होती है उसमें वृद्धि होने लगती है। यह स्थिति कुछ समय तक बनी रहती है, यह स्थिति सीखने में पठार कहलाती है। ठीक है, तो यह क्या हो गया, ये हो जाता है यहाँ पर अधिगम में पठार, यानी सीखने में पठार। ठीक है, तो ये इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से व्यक्ति की सीखता है, कोई बालक सीखता है, अप एंड डाउन आते रहते हैं, थोड़ा कम सीखता है, फिर थोड़ा ज़्यादा सीखता है। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि कोई प्रगति नहीं दिखाई देती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई प्रगति नहीं दिखाई दे रही है, कोई अप एंड डाउन नहीं है, यानी कि जो सीखा हुआ है वो वहीं तक सीमित है, और उससे आगे जब वो सीखता है तो वह आगे फिर उसकी जो सीखने की क्रिया है उसमें वृद्धि होती है। ठीक है, तो जो रुकने का समय होता है, जिस समय व्यक्ति या बालक कुछ नहीं सीख पाता है, उससे आगे जितना सीखा है उतने पर ही वह रुक जाता है, तो वह स्थिति ही पठार कहलाती है। ठीक है, अब इसमें परिभाषाएं देखिए रॉस के अनुसार। तो रॉस ने क्या कहा है, पठार सीखने की क्रिया की प्रमुख विशेषता है जो इस अवधि को सूचित करती है जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। तो ये रॉस के द्वारा है। फिर है नेक्स्ट परिभाषा देखिए रैकेट एवं नाइट के अनुसार, सीखने में पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था में प्रवेश करता है। ठीक है, तो सीखने की जो अवस्था है उसमें जब एक व्यक्ति प्रवेश करता है तो उससे पहले क्या आता है, पठार आता है। ठीक है, तो ये रैकेट एवं नाइट के अनुसार ये परिभाषाएं हैं। अब आता है इसमें अधिगम पठार के कारण। तो कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जो कि अधिगम के प्रक्रिया में पठार उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो कारण होगा वो है गलत पद्धति। ठीक है, तो गलत पद्धति के माध्यम से यदि किसी बालक को समझाया जा रहा है, उसे पढ़ाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पठार उत्पन्न हो जाता है। जो सीखने की जो प्रक्रिया होगी उसमें पठार उत्पन्न हो जाएगा। बच्चे को सही से कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, वह सही से नहीं समझ पाएगा, क्योंकि जो विषय है उसके अकॉर्डिंग ही जो शिक्षण विधि होगी, जो पद्धति होगी, उसके द्वारा अगर समझाया जाए तो बच्चा आसानी से समझता है, आसानी से सीखता है। लेकिन यदि वहाँ पर गलत पद्धति का इस्तेमाल किया जाए, गलत शिक्षण विधि का इस्तेमाल किया जाए, तो कहीं ना कहीं बच्चे की जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसमें पठार उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि बच्चा सीख नहीं पाता है, उसके सीखने की प्रगति रुक जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा इसमें प्रेरणा का अभाव। तो कई बार क्या होता है कि जो
अध्यापक होते हैं वह क्या करते हैं, छात्रों को सीधे सीधे पढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो होना क्या चाहिए कि पहले बच्चों के अंदर उस विषय के बारे में प्रेरणा उत्पन्न करवानी चाहिए, बच्चों को उसके प्रति उत्साह उनके अंदर उत्पन्न करवाना चाहिए, जिसके आधार पर क्या होता है, बच्चे उत्साहित होते हैं और किसी भी कार्य को करने के लिए वो क्या होते हैं, वह तैयार हो जाते हैं मानसिक रूप से, और उसमें वो उत्साहित होकर के किसी कार्य को करना चाहते हैं, जिसमें क्या होता है कि बच्चे आसानी से किसी भी कार्य को सीखते हैं और बहुत जल्दी जल्दी सीख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अधिगम पठार की बात की जा रही है कि अधिगम पठार उत्पन्न कब हो जाता है, जब प्रेरणा का अभाव होता है। टीचर क्या करते हैं, उनमें बिना किसी प्रेरणा के बच्चे को पढ़ा लेते हैं, किसी भी पाठ को, किसी भी कार्य को सिखा लेते हैं, तो बच्चे के अंदर कोई उत्साह नहीं होता है, कोई उनके अंदर रुचि उत्पन्न नहीं होती है, और वह उस कार्य को कर रहे होते हैं बिल्कुल अनमने ढंग से, और आगे वह क्या करते हैं, उस कार्य को सीखने में सफल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, वह जो प्रगति होती है उनके सीखने की, वह रुक जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा इसमें शारीरिक सीमा। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे किसी कार्य को कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन सीखते सीखते वह क्या करते हैं, उनके सामने एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि उनको क्या होता है, उनको थकान महसूस होने लगती है। ठीक है, और वह बिल्कुल उदासीन हो जाते हैं कार्य को सीखते वक्त, और उनके अंदर उसकी वजह से उनका जो शरीर होता है वो कहने लगता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मेरी क्षमता नहीं है। तो उनकी जो शारीरिक सीमा होती है वो एक क्षमता तक ही होती है, और उस क्षमता के से ज़्यादा यदि उनको सिखाया जाए तो उनकी जो सीखने की प्रगति होगी उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, और उनकी जो सीखने की प्रगति होगी वो रुक जाएगी, जहाँ पर कि पठार उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि अधिगम पठार उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि उनके सीखने की प्रगति में रुकावट उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा इसमें अभ्यास का अभाव। तो अभ्यास का अभाव का अर्थ क्या है यहाँ पर, कि यदि किसी कार्य को सीखते वक्त क्या किया जाए, अभ्यास किया जाए बार बार, तो उस कार्य को सीखने की जो प्रगति होती है उसमें विकास होता है, उस कार्य को बच्चा आसानी से कर लेता है। लेकिन वहीं अगर उस एक कार्य है उसको एक बार बच्चे ने किया लेकिन उसका अभ्यास कभी भी नहीं किया, तो उसकी जो अधिगम प्रक्रिया होती है वहाँ पर उस कार्य को करने की, तो वहाँ पर रुकावट उत्पन्न हो जाती है, जिसे अधिगम का पठार कहते हैं। ठीक है, फिर है सामग्री का एकांगीपन। ठीक है, तो यदि किसी विषय के बारे में बच्चे को समझाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर सामग्री का एकांगीपन का अर्थ यहाँ पर होगा कि बच्चे को क्या किया जा रहा है, एक ही भाग पर बल दिया जा रहा है, विषय के एक ही भागों से समझाया जा रहा है, अन्य भाग नहीं समझाए जा रहे हैं, तो बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसमें पठार उत्पन्न हो जाता है। बच्चे क्या करता है, एक ही पहलू को समझ पाता है, अन्य पहलुओं को नहीं समझ पाता है, और जिसकी वजह से वह पूरी तरह से उस अधिगम प्रक्रिया में सक्सेस नहीं हो पाता है, उसकी अधिगम प्रक्रिया में पठार उत्पन्न हो जाता है। फिर आगे है इसमें त्रुटियों का स्थानांतरण। ठीक है, तो त्रुटियों का स्थानांतरण क्या होगा कि जब कोई बच्चा किसी कार्य को सीखते समय कोई गलतियां करता है और उन्हीं गलतियों को फिर से दोहराता है अन्य किसी कार्य को करते वक्त, ठीक है, तो उनको त्रुटियों का स्थानांतरण कहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि बालक अन्य किसी कार्य को सीखते वक्त भी उन त्रुटियों को दोहराएगा, तो वहाँ पर उसका जो अधिगम प्रक्रिया होगी वो प्रभावित होगी और कहीं ना कहीं उसमें पठार उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, वो बच्चा उस विधि उस दूसरी जो क्रिया है वो कोई अन्य कार्य है तो उसको भी ठीक ढंग से नहीं सीख पाएगा। अब नेक्स्ट आएगा इसमें व्यवधान। तो व्यवधान यानी कि जब बालक किसी कार्य को सीख रहा होता है, किसी विषय को पढ़ रहा होता है, लेकिन अन्य कारणों से उसके सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें व्यवधान उत्पन्न होता है, यानी कि उसको डिस्टर्बिंग फील होता है कि वो डिस्टर्ब हो रहा है उस कार्य को करते वक्त, तो कहीं वहाँ पर उसकी जो सीखने की प्रक्रिया होगी वहाँ पर उसे क्या होगा कि उसके सीखने की प्रक्रिया में पठार उत्पन्न हो जाएगा, वह ठीक ढंग से नहीं सीख पाएगा। यानी कि व्यवधान किन किन कारणों से होगा, उसके शारीरिक रूप से भी, ठीक है, यदि वो स्वस्थ नहीं है तो भी व्यवधान होगा, ठीक है, पारिवारिक जो माहौल है उसकी वजह से भी व्यवधान उत्पन्न होगा, ठीक है, और इन कारणों से क्या होता है कि वो जो सीख रहा होता है बच्चा, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों में वह प्रभावित होगा, ठीक है, जिसके कारण से उसकी अधिगम प्रक्रिया भी प्रभावित होगी और उसके सीखने की प्रगति उस तरीके से नहीं होगी जैसे कि होनी चाहिए, जिसे हम अधिगम पठार कहेंगे। अब नेक्स्ट आएगा इसमें कार्य की जटिलता। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि कार्य बहुत ज़्यादा जटिल हो जाता है बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चा उस कार्य को बहुत कठिन महसूस करता है सीखने में,
और वह सीख नहीं पाता है ठीक ढंग से, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी अधिगम पठार देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये अधिगम पठार के कारण थे। अब इसमें आएगा अधिगम पठार को दूर करने की उपाय। तो किन उपायों से अधिगम पठार को दूर किया जा सकता है? तो पहला देखिए इसमें प्रेरणा व उद्दीपन। ठीक है, तो बच्चे को क्या करना चाहिए, शिक्षक के माध्यम से बच्चे को बार बार प्रेरणा उसको देनी चाहिए, उसको उद्दीपन देना चाहिए, यानी कि पुरस्कार और दंड उसे बार बार मिलना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चे के अंदर प्रेरणा उत्पन्न होती है। ठीक है, बच्चे को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए एक शिक्षक को, जिससे कि उसके जो सीखने की प्रक्रिया है जिसमें उसे बार बार पठार उत्पन्न हो रहा है सीखने की प्रक्रिया में, तो वो कहीं ना कहीं दूर किया जा सके। अब है इसमें शिक्षा विधि में परिवर्तन। ठीक है, जो शिक्षण विधि में परिवर्तन हुआ यहाँ पे, तो जो शिक्षण विधि होती है, तो कई बार क्या होता है कि एक ही शिक्षण विधि के आधार पर बच्चे को पढ़ाया जा रहा होता है, सिखाया जा रहा होता है, जिससे बच्चे क्या होते हैं, किसी भी पाठ में रुचि नहीं लेते हैं। ठीक है, किसी भी कार्य को सीखते समय वह उत्साहित सा महसूस नहीं करते हैं। लेकिन यदि शिक्षण विधि में परिवर्तन किया जाए, नई नई शिक्षण विधियों से बच्चों को समझाया जाए, जिससे कि बच्चे को और भी रुचिकर लगे पाठ और जो सीखने की प्रक्रिया हो उनकी, तो उससे क्या होता है, बच्चों में उत्सुकता जागृत होती है और कहीं ना कहीं सीखने की प्रक्रिया में प्रगति होती है। ठीक है, तो ये भी अधिगम पठार को दूर करने का एक उपाय है। अब आता है इसमें पाठ्य सामग्री। ठीक है, तो पाठ्य सामग्री कैसी होनी चाहिए, बच्चों की सरल से कठिन की ओर होनी चाहिए। ठीक है, पहले सरल विषय होने चाहिए, फिर उसके बाद कठिन होनी चाहिए, जिससे क्या होते हैं, बच्चों को एकदम बोझिल न लगे जो उनकी पाठ्य सामग्री है वो, यानी कि वह क्या करें, अपनी रुचि के अनुसार पढ़ सकें, सरल विषय को भी और कठिन विषय को भी। तो पाठ्य सामग्री भी कैसी होनी चाहिए, सरल से कठिन की ओर। ठीक है, अब है विश्राम की व्यवस्था। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि बच्चे सीखते सीखते क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं, तो जिसके कारण से उनकी जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें पठार उत्पन्न हो जाता है। लेकिन कहीं यदि बच्चे को क्या किया जाए, उनकी जो थकान है उनकी जो थकान है उनको दूर करने की व्यवस्था की जाए, यानी कि उनको विश्राम का समय दिया जाए। ठीक है, उनकी जो सीखने की प्रक्रिया में उनमें बीच बीच में गैप डाला जाए, तो इस वजह से भी बच्चे क्या कर पाएंगे, अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, तो विश्राम की व्यवस्था भी एक अधिगम पठार को दूर करने का उपाय है। फिर आता है इसमें अन्य उपाय। ठीक है, तो अन्य उपाय के अंतर्गत क्या आएगा, अन्य उपाय के अंतर्गत आएगा जैसे बच्चे को उचित वातावरण देना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, माहौल अच्छा है तो बच्चे अच्छे से सीखते हैं अच्छे माहौल में। ठीक है, और विषय में परिवर्तन, यानी कि एक जैसा ही विषय नहीं हमेशा पढ़ाना चाहिए बच्चों को, विषय में परिवर्तन होते रहना चाहिए, जिससे बच्चे रुचि लेते हैं हर अलग अलग विषयों को पढ़ने में। अब हम इसमें देखते हैं लर्निंग गैप। ठीक है, तो लर्निंग गैप किसे कहेंगे, तो देखिए लर्निंग गैप से अभिप्राय है कि एक विद्यार्थी अपनी योग्यता के अनुसार क्या सीखा और उसे कितना सीखना चाहिए का अंतर। लर्निंग गैप विद्यार्थी की उम्र और उसको मिलने वाले अवसर पर निर्भर करता है। ठीक है, तो लर्निंग गैप क्या होगा कि कोई विद्यार्थी है तो वह अपनी योग्यता के अनुसार कितना सीख रहा है और उसे कितना सीखना चाहिए, एक्चुअल में उसे कितना सीखना चाहिए, तो उसका जो अंतर होगा उसको हम क्या कहते हैं, लर्निंग गैप कहेंगे, जो कि विद्यार्थी की उम्र और उसको जो मिलने वाले अवसर हैं उस पर निर्भर होता है। ठीक है, जो लर्निंग गैप है वो किस पर निर्धारित होगा, जो बच्चे की जो उम्र है, ठीक है, और लेकिन जो उसे अवसर मिल रहे हैं साथ में, तो उन पर वह निर्धारित होगा जो लर्निंग गैप होगा। ठीक है, फिर है जैसे कोई विद्यार्थी जिसकी उम्र 16 वर्ष है और वह कक्षा 9 में पढ़ता है, लेकिन उसी के सहपाठी की उम्र 15 वर्ष है, तो उस स्थिति में उसकी, यानी कि जो जिसकी उम्र 16 वर्ष है, ठीक है, उनका जो लर्निंग गैप है वो क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, एक बालक जो 16 वर्ष का है वो भी 9 में पढ़ रहा है और साथ में उसके जो दूसरा सहपाठी है उसी के साथ पढ़ने वाला, तो उसकी उम्र है 15 वर्ष। तो उनका जो लर्निंग गैप है, उनकी जो सीखने का अंतर हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 1 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें दूसरा उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि यदि 8वीं कक्षा का जो छात्र है वो जतिन है 15 अध्याय तक पढ़ चुका है, जबकि कक्षा के अन्य जो विद्यार्थी हैं वो 20 अध्याय तक पढ़ चुके हैं, तो ऐसे में जो जतिन का लर्निंग गैप होगा वो कितना हो जाएगा, वो 5 अध्याय तक हो जाएगा। ठीक है, जतिन ने कम पढ़ा क्योंकि, और उसके साथ के अन्य जो विद्यार्थी हैं उन्होंने 20 अध्याय तक कंप्लीट कर लिए, तो जो जतिन का लर्निंग गैप हो जाएगा वो 5 अध्याय का हो जाएगा, यानी कि उनमें अंतर, उसके जो सीखने की क्रिया है उसमें अंतर आ जाएगा।
अब हो सकता है कि जो जतिन है वह क्या कर रहा हो, घर के कामों में हाथ बटाता हो, जिस कारण से उसे कक्षा के पूरे व्याख्यान में बैठने का अवसर ना मिलता हो। ठीक है, तो कारण कुछ भी हो सकता है कि बच्चा किस वजह से नहीं सीख रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये यहाँ पर लर्निंग गैप होता है। ठीक है।